नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो हम जो है कलाम का जो है माइनर टेस्ट 8 देख रहे थे, जिसमें जो है हिंदी की शिक्षण विधियां थी। 45 क्वेश्चन थे, 23 क्वेश्चन अपन देख चुके और आज की क्लास में अपने जो है 22 क्वेश्चन आएंगे। और अपना जो है कमेंट जरूर करना इन 22 में से आपके कितने सही होते हैं। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी क्लास है ये। और आज के जो 22 क्वेश्चन है ना हिंदी शिक्षण विधि के, वो एक थोड़े से लेवल हाई लेवल के हैं, तो उनको थोड़े से अच्छे से देख लेना, कुछ नई चीज है उसको नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि उच्चारण दोष का क्या कारण नहीं है। सबसे पहले आदत, तो जो आदत होती है ना वो उच्चारण दोष का कारण हो सकती है। उच्चारण दोष मतलब जो है शब्दों को पढ़ने में जो दोष होता है, उच्चारण करने में दोष होता है, उसकी बात है। तो आदत है वो इसका जो है दोष हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। फिर है भाषा की संरचना, तो भाषा की जो संरचना है ना वो जो है कभी भी जो है उच्चारण दोष में जो है कारण नहीं होती है, उच्चारण दोष का कारण नहीं होती है। नया लगे क्वेश्चन तो नोट कर लेना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। प्रयत्न लागो, प्रयत्न लागो मतलब अभ्यास की कमी, ठीक है। तो अभ्यास की कमी भी उच्चारण दोष का कारण हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। और ध्वनि अवयवों में दोष, यानी ध्वनि अवयव मतलब जो आपके शब्द हैं उनको बोलने का जो तरीका है उसमें दोष भी जो है उच्चारण दोष का कारण हो सकता है। तो भाषा की संरचना इसमें जो है कारण नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 25, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना एवं बुनियादी शिल्पों पर जो है आधारित शिक्षण विधि। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, और यहां पर देखो बुनियादी जो शिल्पों हैं उन पर आधारित विधि, तो नाम है बुनियादी। बुनियादी का मतलब हो गया बेसिक, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेसिक। तो उत्तर आपके सामने कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर, बेसिक प्रणाली, ठीक है। और बेसिक प्रणाली किससे प्रेरित है, महात्मा गांधी से, यह भी ध्यान रखना। किससे, महात्मा गांधी से प्रेरित है ये विधि, ध्यान रखना, ठीक है। आज के क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के आएंगे, धीरे धीरे देखना आप, तो थोड़ा अच्छे से देख लेना। तो देखो मातृभाषा के जो है माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है, बुनियादी जो शिल्प है उन पर आधारित शिक्षण विधि है आपकी। बुनियादी नाम आते ध्यान रख लेना, उत्तर क्या हो जाएगा, बेसिक प्रणाली, जो महात्मा गांधी की देन है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 26, ये अच्छा क्वेश्चन है। हर्बर्ट की जो पंचपदी है ना, हर्बर्ट की पंचपदी योजना में कौन सा शामिल नहीं है। तो देखो जो हर्बर्ट है उनकी पंचपदी के जो है पांचों के पांचों जो है मैं आपको जो है सोपान बता देता हूं। सबसे पहला होता है प्रस्तावना, क्या होती है, प्रस्तावना, ठीक है, नोट कर सकते हो। वैसे आपके हर बुक्स में जो है ये लिखा हुआ है, लेकिन एक जो है रिविजन के हिसाब से आपको देखना है। दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण, क्या होता है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका तुलना, क्या होती है, तुलना। और चौथा होता है आपका सामान्यकरण, क्या होता है, सामान्यकरण या सामान्यीकरण, ठीक। और पांचवा जो आपका होता है वो होता है प्रयोग, ठीक है। वापस देखें, हर्बर्ट की पंचपदी योजना है, उसके क्रम या सोपान देखो, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। अब यह बोला कि इसमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो प्रस्तावना शामिल है, तो बिल्कुल है। मूल्यांकन कहीं दिख नहीं रहा, तो उत्तर तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तुतिकरण, ये रहा प्रस्तुतिकरण, बिल्कुल है। और सामान्यकरण भी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, मूल्यांकन। लेकिन अपन जो है नए स्टूडेंट है उनको ये लग सकता है कि यार मूल्यांकन तो सब में ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर्बर्ट की पंचपदी के जो आपके सोपान है वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ध्यान रखना, मूल्यांकन जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 27वां क्वेश्चन बोल रहा है, मैं बोल रहा था ना आज क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, तो देखो ज्यादातर सोपान पूछे हुए हैं, अच्छे से देख लेना आप क्लास को। अगला क्वेश्चन है रेखिक अभिकर्मित अनुदेशन, ठीक है। रेखिक अभिकर्मित अनुदेश या अनुदेशन है, उसका कौन सा पद नहीं है। वापस एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो देखो रेखिक अभिकर्मित अनुदेशन के जो है पद मैं बता देता हूं आपको, यहां लिख देता हूं। सबसे पहला पद जो होता है ना इसका, वो होता है प्रस्तावना, क्या होता है, प्रस्तावना, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका शिक्षण, कौन सा होता है, शिक्षण, ठीक है। तीसरा जो होता है नीचे लिख देता हूं अभ्यास, क्या होता है, अभ्यास। और चौथा होता है परीक्षण। अब आप अपने आप देख लो कि कौन सा शामिल है और कौन सा नहीं है, ठीक है। रेखिक अभिकर्मित अनुदेशन किसके द्वारा दिया गया, यह भी मैं बता देता हूं, स्किनर, किसके द्वारा, स्किनर के द्वारा। और इसके जो आपके सोपान है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, फिर शिक्षण, फिर अभ्यास और फिर परीक्षण। तो अब बताओ कि कौन सा शामिल नहीं है। प्रस्तावना शामिल है, बिल्कुल। अभ्यास बिल्कुल, परीक्षण बिल्कुल, तो कौन सा नहीं है, उद्देश्य कथन पद शामिल नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 28वां क्वेश्चन देखो। एफ जी फ्रेंच, नाम है एफ जी फ्रेंच ने कौन, सबसे पहले ध्यान रखना कौन सा उपागम दिया, संरचनात्मक उपागम। तो एफ जी फ्रेंच का नाम आते ही आपको संरचनात्मक उपागम याद आ जाना चाहिए कि शिक्षण का कौन सा सिद्धांत नहीं है। तो एफ जी फ्रेंच
जो एक फ्रेंच मनोवैज्ञानिक कह सकते हो या फ्रेंच जो है वैज्ञानिक थे, इनका जो है एफजी फ्रेंच का जो संरचनात्मक उपागम है उसमें जो है 3 ही पद शामिल है। ठीक है, कितने पद शामिल है? 3 पद शामिल है। और कौन कौन से 3 पद शामिल है? एक तो वाचन पर बल देना, एक भाषाई आदतों का विकास करना और एक छात्रों की क्रियाशीलता को बढ़ाना। तो ऑप्शन 4 जो है इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन 4 क्या बोला? तर्क शक्ति तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये इसमें शामिल है नहीं है। बाकी जो है आपका वाचन पर बल देना, भाषाई आदतों का विकास करना, छात्रों की क्रियाशीलता इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें शामिल है नहीं है। तर्क शक्तियों तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना शामिल नहीं है। नोट कर लेना अलग से कि एफजी फ्रेंच जो है रचनात्मक उपागम से संबंधित है और उन्होंने 3 प्रकार के सिद्धांत दिए और तीनों ऊपर वाले ऑप्शन हो जाएंगे सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, हर्बर्ट के प्रथम पद स्पष्टता को प्रस्तावना व प्रस्तुतिकरण में विभक्त किसने किया? अभी ऊपर अपन ने क्या पढ़ के आए? अपन ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। ऊपर हम पढ़ के आए हर्बर्ट की पंचपद थी। ठीक है, पंचपदी में क्या क्या था? प्रस्तावना थी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग था। लेकिन ये है हर्बर्ट की अलग, इसको कहते हैं हर्बर्ट की पाठ योजना। ये है हर्बर्ट की पाठ योजना, हर्बर्ट की पाठ योजना। इसमें देखो अलग सोपान है, वो पंचपदी में अलग थे। इसमें देखो क्या क्या है शामिल है। सबसे पहले इसमें शामिल है आपका स्पष्टता। ठीक है, क्या है? स्पष्टता। ये अलग से याद रख लेना। पहला हो गया स्पष्टता, दूसरा जो हो गया इसके अंदर वो हो गया संबंध। क्या हो गया? संबंध। ठीक है, तीसरा इसके अंदर हो गया आत्मीकरण। क्या हो गया? सॉरी, संबंध क्या? प्रणाली, आत्मीकरण नहीं है। तीसरा क्या हो गया? प्रणाली। ठीक है, और चौथा क्या हो गया? आपके विधि। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हर्बर्ट की पंचपदी अलग चीज है और हर्बर्ट की पाठ योजना अलग चीज है। पाठ योजना में इन्होंने 4 दिए हैं, स्पष्टता, संबंध, प्रणाली और विधि। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हर्बर्ट का जो प्रथम पद स्पष्टता है ना, उसको प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भागों में बांट दिया। किस किस में बांट दिया? इस जो स्पष्टता पद है ना, इसको 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम तो प्रस्तावना रख दिया, प्रस्तावना, और एक का नाम क्या रख दिया? प्रस्तुतिकरण। क्या रख दिया? प्रस्तुतिकरण। ठीक है, इन 2 भागों में बांटने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम था टी जिलर। ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि हर्बर्ट की पाठ योजना के 4 पद कौन कौन से हैं। पंचपदी के 5 और जो है पाठ योजना के 4 पद याद होने चाहिए। और टी जिलर ने जो है स्पष्टता को जो है प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भागों में बांट दिया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30वां क्वेश्चन बोल रहा है, इकाई उपागम के पद में शामिल नहीं है। क्या है? इकाई उपागम का जो पद है उसमें क्या शामिल नहीं है। ठीक है, तो इकाई उपागम के जो पद हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सब बता रहे हैं और आज मैं बता भी रहा हूं आपको कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई है। इकाई उपागम के जो है वही है आपके 5 पद हैं या सोपान है, जिसमें सबसे पहला है, यहां से लिखना शुरू कर देता हूं मैं, खोज। सबसे पहला क्या है? खोज। ठीक है, खोज के बाद में है आपका प्रस्तुतिकरण। क्या है? प्रस्तुतिकरण। ये आपको याद रखने ही होंगे अगर अच्छा नंबर, क्योंकि आप जब प्री तो चलो वैसे भी पात्रता है, लेकिन आगे मेंस में भी यही चीजें आनी है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और अच्छे से हिंदी की शिक्षण विधियां तो बहुत ज्यादा है वैसे भी। फिर आता है आपका आत्मीकरण। ठीक है, फिर आता है आपका संगठन, और फिर आपका आता है क्या? अभिव्यक्ति, जिसको मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या है? अभिव्यक्ति, और दूसरी भाषा में इसी को क्या कहते हैं? मूल्यांकन। क्या कहते हैं? मूल्यांकन। ठीक है, तो ध्यान रखना जो इकाई उपागम है उसमें सबसे पहले खोज, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर आत्मीकरण, फिर संगठन और फिर अभिव्यक्ति, जिसको मूल्यांकन भी कहते हैं। तो यहां बोला कि कौन सा पद शामिल है? नहीं है। तो खोज करना, बिल्कुल ये रहा, खोज तो शामिल है तो बिल्कुल। प्रस्तुतिकरण शामिल है, बिल्कुल ये रहा। फिर बात आती है आपकी जो है, एक तो आत्मीकरण, तो ये रहा आत्मीकरण। तो बचा कौन सा? अभ्यास व अनुप्रयोग। अभ्यास जो है आपका शामिल नहीं है, साफ साफ दिख भी रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ क्वेश्चन की भाषा कौशल का मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक क्रम कौन सा है? तो आपको पता है कौन सा है? LSRW। बार बार बता चुका है। L मतलब लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, तो सुनना सुनना सुनना, इसमें सुनना नहीं है तो ये तो गया। फिर S मतलब स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, तो बोलना बोलना, तो ये तो गया। ठीक है, फिर R मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, तो पढ़ना ये रहा। तो उत्तर तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये भी गया। और W मतलब राइटिंग यानी लिखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी विधि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है? क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। उत्तर ध्यान रखना,
आगमन निगमन विधि, दोनों नाम साथ में आएंगे। आगमन निगमन विधि जो है वो आपकी व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन बोल रहा है गद्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो गद्य शिक्षण है जो उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है? सबसे पहले छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, तो ये जो है गद्य शिक्षण से बिल्कुल वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करना, बिल्कुल ये जो है गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। अधिगम में स्थायित्व लाना, अधिगम में स्थायित्व लाना गद्य शिक्षण से वैसे भी कोई लेना देना दिख भी नहीं रहा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या गद्य शिक्षण करने से अधिगम में स्थायित्व आता है? कोई जरूरी नहीं है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर भावाभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, तो बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन 3-4 आते रहते हैं और आराम से जो है बिना पढ़े भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किस विधि में भाषा शिक्षा के साथ ही व्याकरण की शिक्षा दी जाती है? ध्यान रखना, भाषा शिक्षा और व्याकरण शिक्षा एक साथ कौन सी विधि में दी जाती है? करवाया हुआ क्वेश्चन है, आपको उत्तर आना चाहिए। तो भाषा शिक्षण की जो है ना, भाषा शिक्षा के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा करवाई जाती है आपकी भाषा संसर्ग विधि में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि भाषा शिक्षण और व्याकरण शिक्षण की एक साथ जो है कौन सी विधि में जो है शिक्षा दी जाती है? तो भाषा संसर्ग विधि में, ठीक है। और अपन जो है जो भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो है सब्सक्राइब नाम आ रहा है उसको जाके प्रेस करें, और जब से नया जो वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जैसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना है आपको, और जो है अपना जो है 20 जनवरी तक का जो 1 लाख का जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त करना अपने को। कब तक? 20 जनवरी तक 1 लाख सब्सक्राइबर का जो है अचीवमेंट आप सभी के सपोर्ट से जो है हमको अचीव करना है। और 94,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे सपोर्ट करते रहें, आगे हम मेंस की भी एग्जाम की जो है ना क्लासेस लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35वां क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा व्याख्या विधि का अंग नहीं है? व्याख्या विधि जिसको क्या कहते हैं? व्याख्यान विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि? व्याख्यान या व्याख्या विधि एक ही, ध्यान रखना। इसका अंग कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि व्याख्यान विधि के जो है 5 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 5 अंग। 5 के नाम लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। जो है ये संस्कृत में भी काम आएगी, ये भी ध्यान रखना। हिंदी की शिक्षण विधियां संस्कृत में भी काम आती है। पहला पद है उसको कहते हैं पद छेद पद। कौन सा? पद छेद पद, ठीक है। दूसरा पद होता है उसको कहते हैं आप पद का अर्थ या पदार्थ भी कहते हैं, पद का अर्थ या पदार्थ, ठीक है। तीसरा जो इसमें होता है उसको कहते हैं विग्रह पद। कौन सा पद? विग्रह पद। चौथे पद को कहते हैं वाक्य योजना पद। कौन सा पद? वाक्य योजना पद। और 5वां पद, फिर जो आपका 5वां पद है, 4 हो गए वाक्य योजना, 5वां पद ध्यान रखना, 5वां पद है समस्या समाधान। कौन सा? समस्या समाधान, समस्या समाधान। अब देखो पदछेद, पद का अर्थ, विग्रह, वाक्य योजना और समस्या समाधान जो है ये आपके जो है आपकी क्या है? व्याख्यान विधि के 5 अंग है। अब बोला कि कौन सा नहीं है, तो पदछेद है, बिल्कुल है। विग्रह है, बिल्कुल है। वाक्य योजना है, बिल्कुल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण आपका कहीं भी दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है। जो चीज नहीं लगे उसको नोट करते जाइए आप, क्योंकि बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से इस क्लास में नहीं लग सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है दंडान्वयन विधि है, उसमें दंड शब्द का क्या अर्थ है या किसका प्रतीक है? अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना यहाँ पर तो दंड शब्द है उसका अर्थ है वाक्य से, ठीक है। वाक्य जो है इसका प्रतीक माना गया है। अच्छा क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखो हिंदी है ना, इसमें सबसे ज्यादा शिक्षण विधियां हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना होगा। और जिसके आगे मेंस में हिंदी सब्जेक्ट है उसको तो और अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 37 बोल रहा है जो है प्रयोजना विधि। कौन सी विधि? प्रयोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो जो प्रयोजना विधि है उसका आधारभूत सिद्धांत कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो सबसे पहले प्रयोजना विधि में जो है स्वतंत्रता का नियम होता है, बिल्कुल। स्वतंत्रता का सिद्धांत मतलब छात्रों को स्वतंत्र रूप से जो है सीखने के जो है आपको अवसर प्रदान करने चाहिए। फिर है वास्तविकता का सिद्धांत, तो बिल्कुल है। वास्तविकता का सिद्धांत भी जो है प्रयोग विधि प्रयोजना विधि है उसमें लागू होता है। और क्रियाशीलता का सिद्धांत बिल्कुल लागू होता है। तो सामूहिकता का सिद्धांत लागू नहीं होता। सामूहिकता के सिद्धांत का मतलब है बहुत सारी जो है एक भीड़ के साथ जो है किसी प्रयोग को करना या योजना या प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है। भीड़ के साथ नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से होता है, ध्यान रखना। क्योंकि जो सामूहिक होता है ना उसमें अच्छे से जो है आपका जो है परीक्षण नहीं हो पाता बच्चे का, तो इसलिए सामूहिक नहीं होता, ध्यान रखना। प्रयोजना विधि का सिद्धांत जो ऊपर वाले तीनों तो है, लेकिन सामूहिकता का सिद्धांत नहीं है क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप से होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन बोल रहा है व्याकरण अनुवाद विधि।
अच्छा क्वेश्चन है, व्याकरण अनुवाद विधि को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो मैं ये क्वेश्चन भी करवा चुका पहले आपको, जो व्याकरण अनुवाद विधि है उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहले भंडारकर विधि, बिल्कुल भंडारकर विधि जो है व्याकरण विधि का ही अन्य नाम है, तो बिल्कुल है। फिर है परंपरागत व शास्त्रीय विधि, तो ये भी बिल्कुल सही है। और परोक्ष या अप्रत्यक्ष विधि ये भी है, तो उत्तर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ध्यान रखना, नोट कर लेना कि व्याकरण अनुवाद विधि है ना, व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि, परंपरागत या शास्त्रीय विधि या परोक्ष या अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि व्याकरण के नियम पर बिना बल दिए ही वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के व्यवहारिक रूपों को खोजकर सहज रूप से सिखाना कौन सी विधि की विशेषता है? देखो, व्याकरण के नियमों पर बल नहीं दिया जाता, ध्यान रखना, व्याकरण को नगण्य माना जाता है, व्याकरण के नियम पर बल नहीं दिया जाता, वास्तविक परिस्थितियों में भाषा के व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन कराया जाता है। ये कौन सी विधि में है? तो ये जो है आपका, ध्यान रखना, उपयुक्त सभी उत्तर है। प्रत्यक्ष विधि में भी ऐसा होता है, सुगम विधि में भी ऐसा होता है और निर्बाध विधि में भी ऐसा होता है। ठीक है, व्याकरण के नियमों पर बल के कौन कौन सी विधियों में नहीं दिया जाता? प्रत्यक्ष विधि, सुगम विधि और निर्बाध विधि। ठीक है, ऊपर अपने क्या देखा? अप्रत्यक्ष विधि, और अप्रत्यक्ष विधि में व्याकरण पर बल दिया जाता है, और जो प्रत्यक्ष विधि है उस पर व्याकरण में बल नहीं दिया जाता। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, स्वाध्याय प्रणाली का सोपान कौन सा नहीं है? ठीक है, सबसे पहले स्वाध्याय विधि है, इसको जो है कौन सी विधि भी कहते हैं? डाल्टन विधि भी कहते हैं। इसका कौन सा सोपान नहीं है? तो ये आपको जो है डायरेक्ट याद रख लेना है। इसमें जो है उद्देश्य नहीं होता। क्या नहीं होता? उद्देश्य नहीं होता, नियोजन होता है, मूल्यांकन होता है और क्रियान्वय होता है, लेकिन उद्देश्य जो है स्वाध्याय विधि में नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्वाध्याय विधि, जिसको डाल्टन विधि भी कहते हैं, उसमें जो है आपका उद्देश्य जो है नहीं होता सोपान में। क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन बोल रहा है, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होना तथा स्वावलंबन, मौलिक विचार तथा साहित्यिक विवेचना की शक्ति उत्पन्न होना कौन सी विधि में है? क्वेश्चन अच्छा है, वापस पढ़ो। देखो, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकसित होना तथा स्वावलंबन, मौलिक विचार तथा साहित्यिक विवेचना की शक्ति उत्पन्न होना कौन सी विधि में है? तो यहां नाम से ही पकड़ लोगे आप कौन सी विधि हो जाएगी? स्वाध्याय अथवा मंत्रणा विधि, नाम से ही पकड़ सकते हो। लगभग 15 क्वेश्चन जो है 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं शिक्षण विधियों से। हिंदी भाषा 1 लो या भाषा 2 लो, आप कोई भी लो, और उनमें से जो है 2 से 3 क्वेश्चन इस हिसाब के आ जाते हैं कि यहाँ से नाम से पकड़ सकते हो आप। तो कौन सी विधि हो जाएगी? स्वाध्याय विधि। और क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है कि व्याकरण की परिभाषा से संबंधित असंगत विकल्प का चयन करो। तो डॉक्टर स्वीट ने बोला व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, तो बिल्कुल सही बात है। ये स्वीट वाला क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। तो डॉक्टर स्वीट ने क्या बोला? व्याकरण जो है भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है। ब्लूमफील्ड ने क्या बोला? कि भाषायिक रूपों की सार्थक एवं कर्मयुक्त व्यवस्था है। मतलब व्याकरण के बारे में बोला है कि व्याकरण जो है भाषायिक रूपों की सार्थक एवं कर्मयुक्त व्यवस्था है, ये जो ब्लूमफील्ड ने बोला, तो बिल्कुल सही बात बोली। फिर आपका आता है जेगर ने बोला व्याकरण का, यहाँ कम नहीं है काम है, व्याकरण का काम भाषा पर अनुशासन रखना है, तो ये गलत हो गया आपका। ये बात बोली थी आपकी किसने? तो ये बात बोली थी किशोरी दास ने। किसने? किशोरी दास वाजपेयी थे, किशोरी दास वाजपेयी द्वारा बोली गई है, किशोरी दास वाजपेयी द्वारा। किशोरी दास वाजपेयी ने क्या बोला? व्याकरण का काम भाषा पर अनुशासन रखना है। अच्छा जो है कथन है। फिर आपका चौथा कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने क्या बोला? जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। व्याकरण किसको कहते हैं? कि जिस शास्त्र में शब्दों के शुद्ध और प्रयोग के नियमों का जो है निरूपण होता है उसको कहते हैं व्याकरण। ये बात कही कामता प्रसाद गुरु ने। ये भी आपको जो है सारे याद है रखने हैं। और फिर आज का क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से आगमन विधि के सोपान नहीं। ठीक है, आगमन विधि के सोपान मैं बता देता हूं। आगमन विधि में सबसे पहले होता है विशिष्ट उदाहरण। क्या होता है? विशिष्ट उदाहरण। ठीक है, दूसरे नंबर पर होता है इसमें निरीक्षण। क्या होता है? निरीक्षण। ठीक है, तीसरे नंबर पर इसमें जो होता है वो होता है सामान्यीकरण, सामान्यीकरण। और चौथे नंबर पर होता है परीक्षण। ये होते हैं आगमन विधि के सोपान, ध्यान रखना। विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण। और यहाँ पूछा आगमन विधि के सोपान नहीं है। सबसे पहले उदाहरण, तो ये रहा उदाहरण, तो ये तो होता है। ठीक है, फिर बात आती है तुलना एवं विश्लेषण। तुलना एवं विश्लेषण जो है आपका किससे संबंधित है? निरीक्षण से। थोड़े शब्दों में जो है हो सकता है आपके ध्यान रखना। ठीक है, जो ये इसका हो जाएगा। फिर नियमीकरण, सामान्यीकरण एक ही बात है, तो ये हो जाएगा।
प्रयोग एवं प्रदर्शन कहीं भी नहीं है, इसमें ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बस यही तो बात है कि यहाँ पर जो ये पढ़ रहे हैं, हो सकता है इनको थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे ऐसे कर दिया जाए, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पर क्या कर दिया जाए, जो है प्रस्तुत कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी विधि में रचना, कहानी और पद आदि की शिक्षा दी जाती है। रचना, कहानी और पद की शिक्षा कौन सी विधि में दी जाती है? डायरेक्ट याद रख लेना, सहयोग और समवाय दोनों विधियों में जो है क्या आपकी रचना, कहानी और पद तीनों की शिक्षा कौन सी विधि में? सहयोग और समवाय में। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का कि छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता व कल्पना का विकास होता है, निरंतर अभ्यास से उनका वाक्य विन्यास सुगठित हो जाता है, यह विधि कौन सी है? देखो, छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता व कल्पना का विकास होता है, निरंतर अभ्यास से उनका वाक्य विन्यास सुगठित हो जाता है, वह विधि कौन सी है? तो इसमें भी जो है आपका दूसरी और तीसरी, प्रश्नोत्तर विधि और सुकराती विधि, ये दो विधियां ऐसी है। अभ्यास का जो है रिवीजन के हिसाब से याद रख लेना कि छात्रों में अभिव्यक्ति की क्षमता और कल्पना का विकास प्रश्नोत्तर और सुकराती विधि से होता है, ध्यान रखना। उम्मीद है आपके समझ में आएंगे। चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर ले। आज वाले क्वेश्चन थोड़े से हार्ड थे, ठीक है, लेवल अच्छा था, सब्सक्राइब करें। और 1 लाख का अचीवमेंट अपने जो है जल्दी से जल्दी प्राप्त करना है, तो आपको ध्यान है 20 जनवरी अल्टीमेटम है अपने को, और 20 जनवरी तक अपने को जो है 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।